नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज की सबसे बड़ी फिक्र, इस शो को करने से पहले आखिरी आंकड़ा जो हमारे पास आया, हमास का ये कहना है कि गाजा में करीब 10,022 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,022 लोग, सोचिए जरा। और अभी एक महीना भर हुआ है, 10,022। इन सब के बीच में लेबनान ने बहुत लंबी दूरी के रॉकेट से अटैक किया है और यह कहा जा रहा है कि अभी तक का लेबनान का यह सबसे लंबी दूरी वाला अटैक है और करीब 30 रॉकेट से अटैक किया है लेबनान ने, यह कहा जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। इन सब के बीच में जो बड़ी खबर आ रही है वो यह है कि न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका की मिडल ईस्ट में पहुंच गई है। 45,000 वहां पर उनके सैनिक ऑलरेडी तैनात हैं, 2,000 स्टैंड बाय पर रखे गए पेंटागन की तरफ से। ब्लिंकन जो है वो एकदम से पहुंच रहे हैं अलग अलग जगह और इस बीच अमेरिका के बेसिस पर हमले लगातार जारी हैं। क्या होगा? क्या हम मिडल ईस्ट में एक वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोई नेटो वेटो मानने वाला नहीं है। पहली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल के शहरों पर बड़ा मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 22 शहरों पर, कस्बों पर टारगेट किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक साथ 30 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार, 10,022 है। युद्ध की शुरुआत से अब तक गाजा में 10,022 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बातचीत की है। पश्चिम एशिया और इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की गई है। दोनों ने बातचीत में शांति और सुरक्षा पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण का मतदान कल है। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर कल मतदान होगा। इन सब के बीच में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनावों में मतगणना जारी है। अब तक के नतीजों में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें, बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 1,399 सीटें, महाविकास अघाड़ी के खाते में 500 से ज्यादा सीटें। बड़ी खबर आ रही है, जेल जाने पर भी केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे। आतिशी ने कहा कोर्ट से परमिशन लेकर जेल में ही कैबिनेट मीटिंग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज विधायकों के साथ बैठक की है। एक और बड़ी खबर, यूपी के अलीगढ़ में आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आईएसआईएस का प्रतिबंधित साहित्य, पेन ड्राइव और बरामद की गई है। यूपी में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी, सूत्रों के हवाले से खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 3 दिन के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। एक बार फिर नेपाल में ही केंद्र था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा फैसला। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। दिल्ली में 6ठी से 12वीं तक के ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इन सभी खबरों के बाद अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हमारे कर्टन रेजर में खास हैं, जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। पहली खबर जो हम आपको बता रहे हैं, क्या इजराइल की सेना ने गाजा के 2 टुकड़े कर दिए? ये सोचने वाली खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। इस सब के बीच में गाजा पट्टी से आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे और वॉर रिपोर्ट जिससे हम शो की शुरुआत करेंगे। लेकिन दूसरी खबर है, हमास के रॉकेट हमले में इजराइल का आयरन डोम कैसे भस्मासुर बन गया। ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। तीसरी खबर, क्या गाजा के अस्पताल हमास के अंडरग्राउंड बेस हैं? इजराइल ने आज कौन से सबूत दिए? चौथी खबर, गाजा युद्ध के बीच पुतिन बाइडेन में कैसे परमाणु रेस हुई? क्या 2 सुपर पावर मुल्क मिडल ईस्ट में तबाही लाएंगे? और 5वीं खबर, तुर्की ने अमेरिका को कैसे फंसाया? क्या यूरोप में अमेरिका के एटमी बेस खतरे में? यह खबर भी आपके लिए देखना जरूरी है। लेकिन इन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, आज के जो हालात हैं उनको लेकर बड़ी खबर। 31वें दिन की वॉर रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। गाजा युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने अपनी किस मिसाइल का वीडियो जारी कर इजराइल को डराया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और तुर्की विदेश मंत्री की मुलाकात में ऐसा क्या दिखा जिसने दुनिया को चौंका दिया? पुतिन ने अमेरिका को कौन सी नई धमकी दी है? इन सभी खबरों को देखिए सिर्फ 2 मिनट में 31वें दिन की वॉर रिपोर्ट में। गाजा में इजरायली हमलों से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अकेले गाजा में 10,022 लोगों की मौत का दावा। यरूशलेम इलाके में इजरायली सुरक्षा कर्मियों ने एक लड़की को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान लड़की के साथ मारपीट की। गिरफ्तारी के वक्त भीड़ को तितर-बितर करने के लिए इजरायली फोर्सेस का लाठीचार्ज, भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। घटना से यरूशलेम वेस्ट बैंक में तनाव।
फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इजरायली विमानों ने गाजा के अल गाफरी टावर पर गिराए बम, कई मीडिया दफ्तर तबाह, 3 मीडिया कर्मी घायल। इजराइल के खिलाफ समंदर से लड़ाई की तैयारी में दिखा हिजबुल्लाह, अपनी एंटी शिप मिसाइल अल नूर का वीडियो जारी किया। गाजा युद्ध के बीच इराकी रक्षा मंत्रालय का वीडियो सामने आया। वीडियो में इराकी एयरफोर्स की ताकत को दिखाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्किश विदेश मंत्री फिदान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अल अक्सा मस्जिद की तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 7 अक्टूबर से अब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैनाती, 17,350 सैनिकों को तैनात किया। F-35, F-15, F-16 समेत कई लड़ाकू विमान भी इलाके में भेजे। गाजा युद्ध के लिए पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अमेरिका इस इलाके में शांति नहीं चाहता, मिडिल ईस्ट में लगातार हालात खराब कर रहा। गाजा में जमीनी लड़ाई लड़ रहे इजरायली सैनिकों को पानी और खाने का सामान भेजा गया। हजारों लीटर पानी, खाने के पैकेट, यूनिफॉर्म और दवाइयां भेजने का वीडियो सामने आया। आज की बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। वो बड़ी खबर यह है, 2 टुकड़े गाजा, हार जाएगा हमास। अब यहां पर हम कुछ सवालों के साथ इस खबर को शुरू कर रहे हैं। अभी तक की क्या स्ट्रैटेजी रही है नेतन्याहू की? एब्सोल्यूट बम्बार्डमेंट और फिर टैंक से मोर्चा निकालना और अपने बुलडोजर से मोर्चा निकालना। लेकिन जब वो ये काम कर रहे हैं तो क्या हुआ? एकाएक गाजा पट्टी का जो उपद्रव है वो हमें देखने को मिला। कहां पर? वेस्ट बैंक में। एकाएक लेबनान भड़क गया, हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक शुरू हो गए। एकाएक सीरिया ने अटैक करना शुरू कर दिया गोलन हाइट्स पर, और एकाएक इजिप्ट की तरफ से भी वार्निंग आनी शुरू हो चुकी है। और इस सब के बीच में अमेरिका भयंकर दबाव में है। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या यह युद्ध रुकेगा या बढ़ेगा, और अगर रुकेगा तो उसकी क्या सूरत होगी, और अगर बढ़ेगा तो उसकी क्या सूरत होगी। पहला पॉइंट क्या होगा किसी भी डिसीजन का? अभी तक जो लोग कह रहे थे कि हॉस्टेजेस, नहीं, अब लगता है गाजा सिटी पर कब्जा। गाजा की फिक्र बड़ी है। कल रात यहां कयामत बरसी है। इजराइल की वायुसेना ने प्रचंड रूप दिखाया, 450 अटैक किए। पूरी रात यहां के हर हिस्से में बम बरसते रहे। इस नए हमले से जुड़ी हर जानकारी देने से पहले कुछ सवाल। क्या 24 घंटे बाद गाजा में महाविनाश होगा? क्या 24 घंटे बाद गाजा में हमास का सफाया हो जाएगा? क्या 24 घंटे बाद पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा? और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को, नेतन्याहू को परेशान कर रहा है, कब आएंगे वो हॉस्टेजेस? लेकिन ये 3 सवाल आईडीएफ के एक बड़े दावे के बाद उठे। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले आईडीएफ का गाजा पर विध्वंसक हमला। आईडीएफ का दावा है कि उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया। गाजा में युद्ध का आज 31वां दिन है और बीती रात गाजा पर जो हवाई हमले हुए उसने पूरे मिडिल ईस्ट को थर्रा दिया। गाजा पर इजराइल की बारूदी बारिश के 10 घंटों की बात करें तो नॉर्थ और सेंट्रल गाजा में इसी दरमियान 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। हमास के 450 ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस दौरान हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया, हमास के कंट्रोल सेंटर को तबाह किया, हमास के एंटी टैंक पोस्ट पर अटैक के अलावा लॉन्चिंग पैड बर्बाद किए। पूरे गाजा में इस दौरान ब्लैकआउट रहा, कम्युनिकेशन ठप हुआ। इंटरनेट नेटवर्क काटने के बाद आईडीएफ ने रेड की। पूरी रात हमास के ठिकानों पर छापेमारी चलती रही। कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। वायुसेना ने रात में बम बरसाए जिसमें 200 लोगों की मौत होने की जानकारी है। वहीं सुबह के वक्त ग्राउंड फोर्स ने कहर बरपाया। खबर है कि सुबह के हमलों में भी 27 से ज्यादा लोग मारे गए। आईडीएफ ने भीषण तबाही के बाद चौंकाने वाला दावा किया। जानकारी दी कि उसने गाजा को 2 हिस्सों में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांट दिया है। आईडीएफ ने यह भी कहा कि सेना ने गाजा सिटी का घेराव कर लिया है। इजराइल की सेना किसी भी समय शहर में घुस सकती है और आशंका है कि अगले 24 घंटे में यहां कुछ बड़ा हो सकता है। क्या ऐसा लग रहा है आप सभी को
कि गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद इजराइल टेबल पर बैठकर हमास से नेगोशिएशन करेगा? क्या ऐसा लग रहा है कि गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद इजराइल यह फैसला करेगा कि गाजा सिटी के उस तरफ का इलाका अब नया गाजा है फिलिस्तीनियों के लिए, यहां तक का इलाका हमारा है? क्योंकि अगर उतने इलाके पर इनका कब्जा हो गया तो लगभग इजराइल के बड़े हिस्से को एक सिक्योरिटी मिलेगी उनके रॉकेट से, कुछ समय के लिए ही सही। इजराइल की सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया है। उसे मैप के जरिए दिखाते हैं। पहले जरा जूम इन करिएगा मैप को, हमारे जो सहयोगी हैं ये देखिए जरा आप इन फैक्ट्स को देखिए। ये है इजराइल, ये है इजिप्ट और यहीं पर है राफा बॉर्डर। यहां से लेकर ये आपके सामने गाजा है, करीब 41 किलोमीटर लंबा और मैक्सिमम 10.5 किलोमीटर चौड़ा। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? गाजा सिटी यहां पर है। गाजा सिटी की आबादी, पूरे गाजा की आबादी 23 लाख। गाजा सिटी की आबादी 11 लाख। कितने बाकी बचे? करीब 2 लाख के आसपास। और बाकी गायें सब इधर शिफ्ट हो चुके हैं। इजराइल के ऊपर अटैक कहां से किए जाते थे? पूरे मैप को दिखाइए जरा। इजराइल के ऊपर यहां से, इन इलाकों से अटैक किए जाते थे और वो काफी बड़े इलाके को कवर करते थे। ऊपर तल अवीव है, यहां पर जेरूसलम है, ये काफी इलाके को कवर करते थे। अगर इनको पुश डाउन कर दिया गया तो 23 लाख की आबादी लगभग 60% गाजा में समा जाएगी। ऑलरेडी यहां पर गुर्बत है, ऑलरेडी डेंसिटी ज्यादा है, क्या होगा इनका? लेकिन फिर यहां से क्या इजराइल कब्जा करने के बाद पूरे इलाके को डोमिनेट करना चाहेगा या टेबल पर आना चाहेगा? ये फैक्ट्स है। गाजा सिटी का आईडीएफ ने घेराव किया है। अब पॉइंटर्स देखिए, गाजा सिटी में अंदर घुसने की तैयारी है। समुद्री सीमा पर भी आईडीएफ की तैनाती है। हमास का मुख्य ठिकाना यहीं पर है। इजराइल अभी भी उत्तरी गाजा और गाजा शहर के लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए एक कॉरिडोर दे रहा है। कल की रात भी इजराइल ने कई लीफलेट्स गिराए हैं और कहा है कि आप छोड़ के आगे चले जाएं एयरक्राफ्ट से। ये जो कॉरिडोर है उत्तर से दक्षिण जो भेजे जा रहे हैं, यहां पर भी आप जरा ध्यान से देखिए। इस कॉरिडोर पे भी आईडीएफ की मॉनिटरिंग है, उनके ड्रोन्स की मॉनिटरिंग है, उनकी सैटेलाइट की मॉनिटरिंग है। इसका एक वीडियो ये सामने आया। इजराइल ने कहा है कि वो इसके साथ गाजा पर जबरदस्त हमला करना जारी रखेगा। इजराइल की सेना का पूरा ध्यान इस वक्त उत्तरी गाजा पर है, लेकिन दक्षिणी गाजा के कई हिस्सों को लेकर युद्ध भयंकर चल रहा है। वहां पर कई रेफ्यूजी कैंप्स पर अटैक हो चुका है। मशहूर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, आपने इसके बारे में कई बार यूक्रेन वॉर में सुना होगा। उसके मुताबिक अभी गाजा के अटाट्रा, गाजा सिटी, दीर अल बला, खान यूनिस और रफा में आमने सामने की जंग चल रही है। आईडीएफ के टॉप अधिकारी ने हमारे सहयोगी मनीष झा को बताया कि इस वक्त 2 गाजा से हमारा सामना हो रहा है। एक गाजा जमीन के ऊपर है, दूसरा गाजा जमीन के नीचे है। उन्होंने इशारों में सुरंगों की बात की, कहा कि वो ऑपरेशन की डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन इजराइल की सेना सुरंग के अंदर मौजूद हमास के लड़ाकों से भी निपट लेगी। आज शाम को जिस वक्त आईडीएफ गाजा पर अटैक कर रही थी, उसी वक्त हमारे दूसरे सहयोगी विपिन चौबे बॉर्डर पर ही मौजूद थे और यह हमला हमारी टीम के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हम जहां पर खड़े हैं ये इजराइल की आखिरी जमीन है, ये सीमा है और इसके पास सामने जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो गाजा की सीमा है और गाजा शहर पूरा आपको नजर आ रहा है। और सामने देखिए कैसे हमला किया गया है, ये ताजा हमला करने की बात की तस्वीर और उठता हुआ धुआं। अब साफ तौर पर आप देखिए कि हालात क्या है। इसी से आप समझिए कि गाजा कैसे सिमटता हुआ चला जा रहा है। यहां से लगभग ये 5 किलोमीटर दूर का एरिया होगा जो नजर आ रहा है। उस एरिया में लगातार हमले हो रहे हैं। जहां पर हम खड़े हैं यहां रह रहकर तोप के गोले, टैंक्स के गोले दागे जा रहे हैं और उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रह रहकर हमें एयर रेड अलर्ट सायरन भी इस इलाके में सुनाई दे रहा है और यह उठता हुआ धुआं तस्दीक कर रहा है। तोप के गोले दागे जा रहे हैं और उसकी आवाज आपको सुनाई भी दे रहा होगा। गाजा में हमलों की ये अभी की स्थिति है। आगे क्या होने वाला है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आईडीएफ ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और आगे विध्वंसक हमले का ऐलान गाजा पर फाइनल कब्जे के लिए किया जाएगा। 24 घंटे गाजा पर बहुत भारी है।
गाजा पर अगले 24 घंटे बहुत भारी। गरजेंगी तोप, होगी भीषण बमबारी। इजराइल की सेना का यह ऐलान सुनाने से पहले रात में फौज की बड़ी हलचल का एक वीडियो दिखाते हैं। आईडीएफ के टैंक, बख्तरबंद वाहन, हथियार, दूसरी सैन्य सामग्री, या यूं कहें कि पूरा सैन्य काफिला बॉर्डर को पार करता दिखा। इसके बाद यही काफिला गाजा के अंदर भी जाता दिखा। लाइन से कई वाहन आईडीएफ कैंप की तरफ जाते दिखे। इसके बाद जानकारी आई कि आईडीएफ की लॉजिस्टिक कोर गाजा में जंग लड़ रही ग्राउंड फोर्स को सामानों, हथियारों की आपूर्ति में तेजी ला चुकी है। टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस कोर दोनों ही क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत और उन्हें युद्ध के मैदान में वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक कोर के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हैम मल्की ने बताया कि रात में गाजा में प्रवेश करने वाले ये वो काफिले हैं जो सैनिकों को गोला बारूद, उपकरण, भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करते हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर ग्राउंड फोर्स को मदद क्यों पहुंचाई जा रही है। असल में इजराइल की सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और आगे की जानकारी ये है कि अगले 24 घंटे में इजराइल की सेना गाजा शहर में घुसेगी। माना जा रहा है कि तब जंग ज्यादा तेज होगी, आर पार की लड़ाई भीषण होगी। कल रात में जो एरियल अटैक हुए उससे एक बात और प्रूफ होती है। उससे एक बात प्रूफ यह होती है कि इजराइल ने 2 मैसेजेस दिए। पहला मैसेज था कि भले ही एंटनी ब्लिंकन यहां पर आ जाएं या अमेरिका का कोई भी दबाव आ जाए, हमारी जो पॉलिसी है, इजराइल का यह सोच है कि उनकी जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होगी। दूसरा, और यह ज्यादा खतरनाक है, जितना टनल्स के अंदर से वो युद्ध लड़ेंगे उतना एरियल बॉम्बिंग इजराइल करेगा। यह इजराइल का दूसरा मैसेज था। इसीलिए कल की रात 450 अटैक किए। अगले 24 घंटे बाद इजरायली फोर्सेस मिशन बंधक भी शुरू कर सकती है। शहरों के अंदर बनी सुरंगों में बंधक कैद है। वैसे गाजा युद्ध के 31 दिन हो चुके हैं। यहां अब तक कितनी तबाही मची इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अमेरिका ने साल 2019 में अफगानिस्तान पर कुल 7300 बम गिराए थे, जबकि इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 6 दिन में ही गाजा पर 6000 बम गिरा दिए और ये हमले अभी भी जारी हैं। सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान पहाड़ी इलाका था, जिसको कहा जाता है डेंसली पॉपुलेटेड बिल्कुल नहीं था, और गाजा बहुत छोटा सा इलाका है, उसमें बहुत आबादी है। इजराइल 5वीं बार फिलिस्तीन का नक्शा बदलने की कोशिश में जुटा हुआ है। आयरन डोम भस्मासुर। उधर हमास तेल अवीव को दहलाने में पूरी ताकत लगा रहा है। गाजा की तरफ से एक बार फिर तेल अवीव को टारगेट कर रॉकेट अटैक किए गए हैं। एक साथ तेल अवीव और आसपास के कई इलाकों में रॉकेट दागे गए। कुछ रॉकेट्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट भी किया, हालांकि इस दौरान आयरन डोम खुद इजराइल के लिए आत्मघाती बन गया। इसके वीडियो सबूत हम आपको दिखाएंगे। इजराइल के नेगेव शहर को भी हमास के रॉकेट्स ने टारगेट किया। यहां रॉकेट अटैक के बाद कुछ घरों में भीषण आग लग गई। गाजा से रॉकेट हमलों के बीच खबर सामने आई है कि हमास इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के सैनिकों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसका अलर्ट अल कासम ब्रिगेड की तैयारी के एक वीडियो से मिला है। एक तरफ तेल अवीव पर रॉकेट हमले, दूसरी तरफ आईडीएफ के खिलाफ नए हमले का ट्रेलर। हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहे हैं। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड अल कसाम ने यह वीडियो उस वक्त जारी किया है जब आईडीएफ गाजा के 2 टुकड़े करने का दावा कर रहा है। हमले की तैयारी के वीडियो में हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रॉकेट लोड करने से लेकर फायर तक हमास के लड़ाकों ने पूरी ड्रिल को अंजाम दिया है। इससे पहले जब हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट वर्षा की तो टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद थे। इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और आप देख सकते हैं कि रेड अलर्ट सायरन सुन जा सकते हैं और रॉकेट अटैक किया जा रहा है। ये देखिए आसमान में देखिए, आसमान की तरफ देखिए। हमास ने रॉकेट अटैक में जिस इलाके को टारगेट किया वो ईस्ट ऑफ तेल अवीव है। यहाँ कई ऊंची ऊंची पॉश रिहायशी इमारतें हैं। आयरन डोम ने यहाँ एक रॉकेट को इंटरसेप्ट किया जिसका मलबा बच्चों के प्ले जोन के पास एक पार्क में जाकर गिरा। हमले में कई बच्चों की जान
बाल बाल बची। ईस्ट ऑफ तेल अवीव का वो इलाका जो एक बड़ा पार्क है और वहां पर बीती रात एक रॉकेट अटैक किया गया जो कि यहां इस जगह पर गिरा है। हालांकि उसके मलबे को तो देखिए हटा लिया गया है, लेकिन यहां पर फैला कोयला और उफनी हुई मिट्टी आपको बता रही है कि हमला बिल्कुल बेहद ताजा था। हमलों से साफ है कि आईडीएफ की जमीनी लड़ाई के बाद भी हमास हार मानने को तैयार नहीं है। तेल अवीव में हमास के रॉकेट हमलों ने जमीन के साथ साथ हवा में भी लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कैसे, ये वीडियो देखिए। बीती रात जब हमास तेल अवीव पर रॉकेट वर्षा कर रहा था, ठीक उसी वक्त एक पैसेंजर प्लेन रॉकेट हमलों के बीच लैंडिंग कर रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि भीषण रॉकेट बराज के बीच प्लेन लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा है। वीडियो में रॉकेट हमलों के बीच गूंजते सायरन और प्लेन की आवाज को सुना जा सकता है। प्लेन जिस वक्त फ्रेम में दिखाई दे रहा है, ठीक उससे पहले आसमान में कई रॉकेट तेल अवीव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को हुए हमास के रॉकेट हमलों ने एक बार फिर इजराइल के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को सवालों में खड़ा कर दिया। आयरन डोम एक बार फिर फेल साबित हुआ है। इसके एक दो नहीं बल्कि कई वीडियो सामने आते हैं। ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के फेल होने के साक्षात प्रमाण हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई वीडियो सामने आए हैं जो आयरन डोम की ताकत को धुआं धुआं कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही आयरन डोम की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे थे। 5 नवंबर की रात हमास से एक बार फिर तेल अवीव पर एक साथ कई रॉकेट दागे। आयरन डोम एक्शन में आया और कई रॉकेट इंटरसेप्ट भी किए। रॉकेट इंटरसेप्ट करने के दौरान आयरन डोम टारगेट से भटक गया। एयर डिफेंस सिस्टम में लगी तामीर मिसाइल की क्रैश लैंडिंग हो गई। ये मिसाइल रिशोन लेजियन के रिहायशी इलाके में गिरी जो तेल अवीव से करीब 7 किलोमीटर दूर है। अलग अलग एंगल से सामने आए वीडियो में तामीर मिसाइल को दिशा से भटककर रिहायशी इलाके में गिरते देखा जा सकता है। रॉकेट हमलों के बीच जमीन पर भी हमास और आईडीएफ के बीच भीषण लड़ाई जारी है। जुहर अल दिक में आईडीएफ के काफिले पर हमास ने ग्रेनेड हमला किया, साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग को अंजाम दिया। अब सवाल खड़ा यह होता है कि अगर आयरन डोम फेल कर रहा है तो लेबनान से जो अटैक हो रहा है और जो कि ज्यादा बढ़ने की संभावना है, तो इजराइल का डिफेंस मैकेनिज्म क्या रहेगा? पेट्रियट अमेरिका ने भेजने शुरू किए हैं मिडिल ईस्ट के लिए या फिर इजराइल के लिए? हमास आईडीएफ के बीच जो जमीनी जंग चल रही है, दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अल कसाम ब्रिगेड के अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जारी करते हुए दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने रियाम मिलिट्री बेस और बिर सेबा को टारगेट किया। फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे इजरायली नरसंहार के बदले में हमले को अंजाम दिया गया। इसके अलावा अल शती कैंप इलाके में हमास की तरफ से 4 इजरायली वाहन तबाह किए गए। अल कसाम ब्रिगेड ने गाजा में 2 और अल तल हवा इलाके में 1 इजरायली टैंक को अल यासीन 105 शेल से नष्ट करने का बड़ा दावा किया है। अल कसाम ने आज एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में हमास के लड़ाके सुरंग से निकलकर आईडीएफ के काफिले पर हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो को लेकर हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने खान यूनिस इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के काफिले पर अटैक किया। इस हमले में आईडीएफ के कई वाहन तबाह करने का दावा किया गया है। कल 7 नवंबर है। पिछले महीने इसी तारीख यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सबसे बर्बर हमला किया था। अब एक बार फिर 7 नवंबर को 7 अक्टूबर जैसे हमले की आशंकाएं जताई जा रही हैं। खबरें हैं कि हमास पिछली बार की तरह नए हमले की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजा में जंग हर दिन खतरनाक होती जा रही है। आईडीएफ हमास के लड़ाकों और उनके ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट कर रहा है। इसमें कई अस्पताल और हेल्थ सेंटर भी हैं। 48 घंटे पहले ही गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा इजराइल के बारूद से दहक गया। धमाके के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई। 15 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है कि आईडीएफ अस्पतालों को निशाना क्यों बना रहा है। आईडीएफ ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर है।
हालांकि उस वक्त इजराइल ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन अब इजराइल ने अस्पताल में हमास के ठिकानों को लेकर बड़ा सबूत पेश किया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा के अस्पताल हमास का अड्डा बन गए। अस्पताल के नीचे पूरा टनल सिस्टम, अस्पताल के नीचे बने टनल से ही हमास के लड़ाके गोलीबारी करते हैं, रॉकेट दागते हैं। पहली बार आईडीएफ ने अपने दावों के समर्थन में सबूत दिए हैं जो आज आपको जरूर देखने चाहिए। शेख हमाद अस्पताल, पहली नजर में आपको भी एक अस्पताल ही नजर आ रहा होगा, जिसकी बड़ी और लंबी चौड़ी इमारत है। कई फ्लोर हैं, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे अब आईडीएफ के ऑपरेशन के बाद टूट गई हैं। लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि यह अस्पताल नहीं, हमास के गुरिल्ला लड़ाकों का अंडरग्राउंड ठिकाना है। ऐसा इजरायली सेना का न सिर्फ दावा है, बल्कि उसकी तरफ से इसके सबूत भी जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले हमाद अस्पताल के सबूत। आईडीएफ का दावा है कि यहां टनल का राज तब खुला जब स्पेशल फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और हमास के लड़ाकों ने यहीं से पलटवार किया। भीषण जंग के बाद स्पेशल फोर्स को अस्पताल परिसर में टनल का एंट्री गेट दिखा, जिसके जरिए लड़ाके अंदर दाखिल हुए। This is how it looks after the fighting. There was fighting here. Hamas used the hospital for fighting. These are our troops that are now, they're combat engineers and special forces, and they're searching the ground looking for a tunnel shaft. Entrance itself, here you see the opening. This is the grounds of the hospital itself, and there's a combat position, a tunnel, and we know that there is a whole tunnel system underneath that hospital. आईडीएफ के मुताबिक ये वीडियो ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोनाथन यहीं नहीं रुके। उन्होंने इंडोनेशियन अस्पताल को लेकर भी कई नई खुफिया जानकारी दी और सबूत भी पेश किए। जोनाथन ने इंडोनेशियन अस्पताल की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई। दावा किया कि यहाँ भी अस्पताल के नीचे पूरा टनल सिस्टम मौजूद है और इस टनल को छिपाने के लिए जमीन के ऊपर कंक्रीट डोम तक बनाए गए हैं। There's no business for concrete domes in anything that has to do with the hospital. The only thing that you need concrete domes like this is to support tunnels. जोनाथन की माने तो ये सिर्फ अस्पताल नहीं है, इन अस्पतालों से सुरंगों का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हमास के लड़ाकों का ठिकाना है, हथियार हैं और हमास अपने खूनी उद्देश्यों के लिए इन अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। अब आईडीएफ के प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा है, जोनाथन का जो भी दावा है, हमारे सहयोगी मनीष जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका कहना है कि आईडीएफ का यह दावा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि जिसको वो टनल्स बता रहे हैं, अस्पताल का कहना है कि वो फ्यूल स्टोरेज के इलाके, अस्पताल वहां पर फ्यूल स्टोरेज करता है। ये हमारे सहयोगी मनीष ने हम ही से बातचीत करते वक्त मेरे शो में 4 बजे बताया। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 3 बड़े अस्पतालों पर कई बार हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले गाजा के अल एहली, अल शिफा और अल कुद्दस पर हुए। इसी के साथ उत्तरी गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर भी कई हमले हो चुके हैं। इन हमलों में डॉक्टर समेत 175 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मारे गए। यही नहीं, हेल्थ सेंटरों पर हुए हमले में UNRWA के 88 लोग मारे गए हैं, जो वहां यूएन रिलीफ मिशन को चला रहे थे। बड़ी बात यह है, कल रात के हमलों के बाद यूएन रिलीफ मिशन के लोगों से संपर्क साधना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद है। इन हमलों ने ही इजराइल को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आईडीएफ के सबूत इन्हीं आंकड़ों के जवाब के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। अब खबर गाजा युद्ध के बीच 2 सुपर पावर में छिड़ी परमाणु रेस की, उनके एटमी टेंशन की। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस के बारे में, जो इजराइल हमास जंग में 2 मोर्चे पर खड़े हैं। दोनों कुछ करते हैं, उससे मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ जाती है। आपको पहले 2 तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका ने ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिए, जो ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुकी है। अमेरिकी नौसेना के यूएस सेंट्रल कमांड ने इस पनडुब्बी की पहुंचने की पुष्टि की। दूसरा वीडियो यूएसएस आइजनहावर का है, जो रेड सी से दिखाई दे रहा है। देखिए सर, आइजनहावर के मूवमेंट की खबर बस थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर टेंशन।
गाजा युद्ध की आड़ में अमेरिका और रूस अपना परमाणु दम दिखा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने आज अचानक बताया कि उसकी ओहायो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी मिडिल ईस्ट आ गई। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोमवार को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी जारी की। अमेरिका के पास परमाणु शक्ति से चलने वाली ओहायो क्लास की 18 पनडुब्बियां हैं, जो दुनिया की विध्वंसक पनडुब्बियों में शुमार हैं। इसके घातक होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये दुश्मन देश में घुसकर मिसाइलों से हमला कर सकती है, समंदर में महीनों तक छिपी रह सकती है और अपने साथ 24 ट्राइडेंट मिसाइलें भी ढो सकती है। एक ट्राइडेंट मिसाइल में 8 परमाणु वॉरहेड होते हैं। आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों की सूचना बेहद गुप्त रखी जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। दरअसल इजराइल हमास जंग में ईरान सबसे ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में अमेरिकी सबमरीन की एंट्री से ईरान को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसकी तैनाती से पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अमेरिका की सैन्य ताकत बढ़ेगी। दुश्मनों को अमेरिकी सेना पर हमले से रोकने के काम आएगी। अमेरिका पर हमला होने की स्थिति में इसकी अहम भूमिका होगी और सबसे बड़ी बात, इसके जरिए पूरे ईरान को बर्बाद किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इस पनडुब्बी की सटीक लोकेशन नहीं बताई। सिर्फ समंदर के अंदर ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के आसमान में भी अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया है। उसका B-1 बॉम्बर सऊदी अरब के आसमान में उड़ता नजर आया। इसमें स्नाइपर पॉइंट भी लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते यूएस ने तुर्की में एयरबेस पर B-1B लैंसर बॉम्बर्स तैनात किए। ऐसा गाजा युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से किया जा रहा है। इजराइल का भी मानना है कि जब से अमेरिका की नौसेना और वायुसेना का दखल इस इलाके में बढ़ा है, तब से स्थिति कुछ कंट्रोल में है। लेकिन एक गौर करने वाली बात आपको की ग्राफिक्स दिखाने से पहले बताना चाहता हूं। CNN के हवाले से अमेरिका के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि अमेरिका ने अपनी पोस्चरिंग कर डायरेक्टली ईरान को धमकी दे दी है कि वो इस युद्ध में एंटर ना करे। अगर ईरान इस युद्ध में आया तो अमेरिका को फुल फ्लेजेडली उतरना पड़ेगा और अमेरिका ने जो अपनी वायुसेना वहां पर बल्कि नौसेना तैनात की है, उससे वो मैसेज देने में कामयाब भी हुए हैं। B-1B बॉम्बर को अमेरिकी सेना की रीढ़ कहा जाता है। ये लॉन्ग रेंज और मल्टी मिशन में काम आने वाला बम वर्षक विमान है जो अपने साथ 35,000 किलो तक बम लेकर उड़ सकता है। ये 24 क्रूज मिसाइलों से भी लैस रहता है। इसके जरिए गाइडेड, अनगाइडेड दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल सीरिया, अफगानिस्तान, इराक में किया। ये ऐसा बम वर्षक विमान है जो अपने अमेरिकी बेस से दुनिया के किसी भी कोने में मिशन को अंजाम दे सकता है। परमाणु पनडुब्बी और B-1 बॉम्बर की खबर ऐसे वक्त में आई है जब CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स इजराइल पहुंचे। बर्न्स को मध्य पूर्व का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफी समय तक इस इलाके में काम कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका के परमाणु एक्शन पर रूस भी चुप नहीं बैठा है। उसने भी इजराइल हमास युद्ध के बीच एक ऐसी ताकतवर परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया जिसने अमेरिका तक को हिला दिया। इसका वीडियो भी जारी किया। रूस ने अपनी अमेरिकी किलर बुलावा मिसाइल का टेस्ट पूरा कर लिया। इसे नई परमाणु पनडुब्बी जेनेरली सस्मो सुवोरोव से लॉन्च किया गया। इस घातक टेस्ट के जरिए रूसी सेना ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। खबर है कि रूस ने ग्रोम परमाणु हथियार अभ्यास के दौरान बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल को दागा। रूस का दावा है कि ये मिसाइल 8,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। 40 फीट लंबी ये मिसाइल अपने साथ 6 परमाणु बम ले जा सकती है और इसकी रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका आते हैं। गौरतलब है कि रूस ने अपनी जिस जेनेरली सस्मो सुवोरोव परमाणु पनडुब्बी से इस मिसाइल को टेस्ट किया, वो जल्द नौसेना में शामिल होने वाली है। चौथी पीढ़ी की इस रूसी पनडुब्बी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाया गया है।
यानी एक तरफ अमेरिकी पनडुब्बी की मिडिल ईस्ट में एंट्री और दूसरी तरफ रूस की परमाणु पनडुब्बी और एटमी मिसाइल से दहशत मचाने की तैयारी, दोनों साथ साथ चल रही हैं। अब बात तुर्की की, जहां अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिका के तुर्की वाले न्यूक्लियर केपेबल बेस को घेर लिया। ये वही बेस है जहां अमेरिका ने परमाणु बम रखे होने की बात कही जा रही है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि तुर्की में अमेरिका के परमाणु ठिकाने पर खतरा बढ़ गया है। आंसू गैस के गिरते गोले, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, चौतरफा दौड़ते भागते लोग और हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर जबरदस्त हंगामा। ये विरोध, ये प्रदर्शन और बवाल हो रहा है दक्षिण पूर्व तुर्की में अमेरिका के परमाणु हथियारों को लेकर। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जिसमें फिलिस्तीन समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिख रहा है। प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए और जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा है वो अमेरिका का इंसर्लिक बेस है। मतलब कहा यह जाता कि यहाँ अमेरिका का परमाणु हथियार रखा हुआ है और लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इंसर्लिक बेस में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के खिलाफ तुर्की में पिछले कई हफ्तों से माहौल बन रहा था। इसके पीछे की वजह है इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का इजराइल के साथ खड़ा होना। ये बात तुर्की के लोगों को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका के लिए एक परेशानी ये भी है कि तुर्की वाले बेस के बारे में अमेरिका ने ऑफिशियली दुनिया के सामने बताया ही नहीं है। इसलिए यह खतरा अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। अब इस विरोध के बाद अमेरिका के सामने चुनौती है कि तुर्की में अपने बेस को कैसे सुरक्षित बचाया जाए। हालांकि अभी तक इसे लेकर ना तो अमेरिका कुछ बोल पा रहा है और ना ही उसके लिए चुप्पी साध कर बैठने का ये सही वक्त है। क्या ये बगैर एर्दोगान की मर्जी के हो सकता है? अब देखते हैं कि यूरोप में किस किस देश में अमेरिका के बेसेस हैं जहां परमाणु बम लगा रखे हैं। ऐसे कुल 6 बेस हैं जो अलग अलग 6 देशों में हैं। इसमें से एक देश तुर्की है। ये देखिए जरा आप, हम आपको जो बता रहे हैं इन फैक्ट्स को देखिए। तुर्की, इंसर्लिक बेस यहां पर, इटली वहां पर एक है, जर्मनी बुशेल बेस, ये देखिए नीदरलैंड के बेस में है, बेल्जियम के बेस में है, इटली के एक और बेस में है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये अमेरिकन बेसेस हैं जहां पर उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन जो आपके सामने फैक्ट्स हैं वो जो नहीं दिखाई देते, ये जो आपको नीला समंदर का इलाका दिखाई दे रहा है, यहां पे कई अमेरिकन सबमरीन्स हैं, कई अमेरिकन वॉरशिप्स हैं जिनके अंदर भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इस बीच अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक एक नई चाल चली है। पहले से भूमध्य सागर में खड़े अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर की तरफ बढ़ाकर ईरान को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कभी भी समंदर से महायुद्ध का बवंडर उठ सकता है। ये तस्वीर इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के नए पत्ते फेंकने की गवाही है। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही कि अमेरिका अब ईरान को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर स्वेज नहर को पार कर लाल सागर में तैनात हुआ है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या भूमध्य सागर में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल मौजूदा वक्त में भूमध्य सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस आइजनहावर, यूएसएस बटाना। इसमें से अपने एक एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने स्वेज नहर के रास्ते निकाल दिया। इसे अब जरा मैप के जरिए समझिए। पहले अमेरिकी एयरक्राफ्ट भूमध्य सागर में था, जो लाल सागर तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता स्वेज नहर का इस्तेमाल किया, जिससे ईरान को सीधा और स्पष्ट संदेश गया कि अब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका पर्शियन गल्फ तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। क्या आइडिया है अमेरिका का इन सब के पीछे, ये सोचने वाली बात है। अमेरिका पॉस्चरिंग बस नहीं कर रहा है। मेरा सवाल इससे बड़ा है।
सवाल यह है कि अगर अमेरिका खाली पॉस्चरिंग कर रहा होता तो फिर यह सारी चीजें एक्सेस में क्यों की जा रही हैं? इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास कोई इंटेल इनपुट है जो बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा खतरा है। आइजनहावर को रेड सी में मूव करने का मतलब है सीधे सीधे हूती विद्रोही जो हैं उनको चुनौती देना। हमलों को खतरा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर बढ़ गया है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों को लगातार टारगेट कर रहा है। इसीलिए गाजा युद्ध के साथ साथ अब अमेरिका की चिंता अपने मिलिट्री ठिकानों की सुरक्षा को लेकर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार 3 दिन से मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के चक्कर काट रहे हैं। आज ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री के साथ करीब 2.5 घंटे की मीटिंग की। कल ब्लिंकन अचानक इराक में थे। ब्लिंकन ने इराकी प्रधानमंत्री अल सुदानी से करीब 1 घंटा बातचीत की। इससे पहले शनिवार को ब्लिंकन जॉर्डन में थे, जहां वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और लेबनान के प्रधानमंत्री से मिले। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में चुनौती बढ़ गई है। तस्वीरों में यह साफ नजर आ रहा है। ब्लिंकन को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने नजरअंदाज कर दिया। मिलिशिया संगठनों की धमकी के बाद अमेरिका दबाव में है। ब्लिंकन ने इराक के दौरे की एक तस्वीर ने अमेरिका पर मंडरा रहे खतरा को दुनिया के सामने ला दिया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लिंकन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने दिखाई दिए। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अमेरिका को अपने मिलिट्री ठिकानों पर बड़ा हमले का अंदेशा है? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे सुरक्षित नहीं है? ये अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वीडियो है। ब्लिंकन भारी सुरक्षा घेरे के बीच बगदाद पहुंचे। इस दौरान वो हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहने दिखाई दिए। मिडिल ईस्ट में इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ब्लिंकन की इस तस्वीर से इसका संकेत मिल रहा है। गाजा पट्टी ही नहीं, पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। एक छोटी सी हरकत कभी भी बड़ा धमाका कर सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खास तौर से ईरान समर्थित मिलिशिया की तरफ से, इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ से बार बार अमेरिका को बदले की धमकी मिल रही है। 17 अक्टूबर के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन के सैन्य ठिकानों पर 32 बार हमले हो चुके हैं। बगदाद के बाद एंटनी ब्लिंकन तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे। गाजा की लड़ाई में तुर्की का रुख अमेरिका के खिलाफ है। इसका असर ब्लिंकन के दौरे पर भी दिखा। तुर्की ने अमेरिकी विदेश मंत्री को भाव नहीं दिया। ब्लिंकन के स्वागत के लिए डिप्टी गवर्नर को भेजा गया। इस दौरान तुर्की का कोई बड़ा अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं रहा। इस सब के बीच में अब खबर गाजा की नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की, जहां की हवा गाजा से ज्यादा जहरीली है, ज्यादा प्रदूषित है। आज भी दिल्ली एनसीआर में दिन भर धुंध छाई रही। राजधानी की एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470, अनबिलीवेबल, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित और खतरनाक है। ऐसे हालात में आज दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया। फाइनली अब दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को कम करने के लिए मीटिंग हुई, जिसमें दीपावली के अगले दिन से 1 हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू करने का फैसला किया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक जारी है। BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे। 6th से लेकर 11th तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक 1 हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। उस 1 सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जहां पे प्रदूषण है वहां पर नियंत्रण है, जहां से प्रदूषण हो रहा है उसका क्या होगा? आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, कहां पर क्या जल रहा है और कहां का धुआं आ रहा है। टॉप 9 देखते हैं। पहली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में 3 दिन में दूसरी बार आज महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6। भूकंप का केंद्र नेपाल में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑड इवन पाबंदियां लागू। दिवाली के अगले दिन 13 से 20 नवंबर तक रहेगा कंस्ट्रक्शन और स्कूल भी बंद।
हरियाणा के 3 जिलों में भी 5वीं तक के स्कूल बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर को लेकर आदेश जारी। प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। मिजोरम, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में मतदान कल। मिजोरम में 40 और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर डलेंगे वोट। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान। मतदान से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आईडी धमाका। 2 मतदान कर्मी और 1 बीएसएफ जवान घायल। धमाके के वक्त मतदान केंद्रों की ओर जा रही थी। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले पर सियासत तेज। सीएम भूपेश बघेल ने कहा 2 साल से चल रही है जांच। लाखों फर्जी अकाउंट। केंद्र सरकार को इनकी पहचान कर बंद करना चाहिए। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा नकेल कसने में नाकाम रही छत्तीसगढ़ सरकार। पंजाब के संगरूर में से आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गिरफ्तार। ईडी ने 40 करोड़ रुपए से के बैंक फ्रॉड केस में पकड़ा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग से उठाकर ले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज केदारनाथ में दूसरा दिन। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का किया दर्शन। श्री केदार सभा के सदस्यों से मिले। केंद्र सरकार की बड़ी पहल। देश भर में 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज लॉन्च किया।